Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a topic exchange of gases from a class 11th biology book. So exchange का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम एक चीज के बदले में दूसरी चीज जब लेते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सचेंज हो गया, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना एक्सचेंज ऑफर चलते हैं, ओके। देन गैसियस एक्सचेंज, तो हम ये चैप्टर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं इसमें है, इसका मतलब है कि हमारी शरीर में, हमारे लंग्स में जो हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन का इंस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सपायरेशन करते हैं, तो ये इससे पहले के वीडियो में हमने इसका पूरा मैकेनिज्म समझा कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब एल्वोलियाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है हम समझेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ब्रीदिंग जो है हम एक बार इंस्पिरेशन करते हैं और एक बार एक्सपायरेशन करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएटेड इन अवर लंग्स, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैकेनिज्म बिहाइंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जब हम सांस को भरते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम जानते हैं कि सांस कहाँ लेते हैं? हम लंग्स के थ्रू लेते हैं सांस, ठीक है। तो लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया पे ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स एंड देन वो एल्वोलियाई में डिवाइड होती है। तो एल्वोलियाई जो है एक एयर बैग बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रोंकियोल्स के एंड में होता है और इसकी वजह से लंग का सरफेस एरिया काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स इन अ वाइल। देन एल्वोलियाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो प्राइमरी साइट है, जो पहली साइट है जहां गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारी एल्वोलियाई है। एल्वोलियाई के अंदर ही जो ऑक्सीजन है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और ब्लड स्ट्रीम से जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होकर टिश्यूज से आई है वो वापस एल्वोलियाई में आ जाती है। एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। ब्लड और टिश्यू स्पेसेस में भी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू स्पेसेस में जाता है तो वहां भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कि ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में चली जाती है और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ जाता है। तो दो जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक बार हमारे एल्वोलियाई में होता है और एक बार हमारे टिश्यू, ब्लड और टिश्यू स्पेसेस में होता है। इसमें क्या होता है? O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, ओके। तो इन साइट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऐसा नहीं कि और भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, केवल CO2 और O2 के एक्सचेंज की बात हम कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये किस मैकेनिज्म से होता है? सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन मतलब कि जहां पे आपको पता है डिफ्यूजन के प्रोसेस क्या, किसको कहते हैं डिफ्यूजन? कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जहां पे जिस मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा वो अपने से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी और इस तरीके से हम कहते हैं डिफ्यूजन हो रहा है। सो मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। या तो प्रेशर या कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से इन गैसेस का मूवमेंट होता है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. तो एक तो हमारा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो तय करता है कि डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी यानी कौन सी गैस कितनी सॉल्युबल है प्लाज्मा में, इसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन का रेट। एंड देन जो कुछ और फैक्टर्स हैं कि जैसे मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, जैसे कि हमारी ब्लड की जो कैपिलरी है उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। और जैसे लंग्स में कैपिलरीज के थ्रू होता है तो उसकी थिकनेस कितनी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. जैसे कि अगर आप कहें कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन दोनों ही है, ठीक है। तो दोनों ही गैसेस एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के ऊपर और एज वेल एज जिस कंटेनर में वो है, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि जिस भी कंटेनर में है वो और एक दूसरे के ऊपर भी वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो
एक ओवरऑल प्रेशर होता है उस कंटेनर का, एज वेल एज इंडिविजुअल गैसेस की वजह से इंडिविजुअल गैसेस का उस प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उसको हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये एक गैस से दूसरे गैस में वेरी करता है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक गैस के कुछ अलग पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं और दूसरी गैस के लिए सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ अलग प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है, ओके। एंड partial pressures of these two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusion are given in table 17.1 and in figure 17.3, ठीक है। तो कुछ पार्शियल प्रेशर के डेटा हमारे पास दिए गए हैं, इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि the data given in the table clearly indicates that a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues, okay। तो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं इस टेबल की कि इस टेबल में कैसे क्या दिया गया है, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर इन mmHg, जो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर दिया गया है वो mmHg मतलब मर्क्यूरिक प्रेशर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये मर्क्यूरिक प्रेशर भी प्रेशर को नापने की एक यूनिट है, जैसे बार होती है और पास्कल होती है, इस तरीके से हम Hg में भी मापते हैं अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। Then partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different parts involved in diffusion in comparison to those in atmosphere, जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस, एक हमारी ऑक्सीजन है, दूसरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 159 पार्शियल प्रेशर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 पार्शियल प्रेशर होता है। एल्वोलियाई के अंदर यानी हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है 104 mmHg होता है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg होता है। और ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड जो कि हमारे जो वेन्स जो है हमारे हार्ट के पास लेके आती हैं, जिनके के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 होता है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसा नहीं कि 0% ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक है। तो कुछ प्रेशर रहता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो 40 होता है इसके अंदर प्रेशर और 45 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का। वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जैसे ही लंग्स के थ्रू ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाती है, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 40। एंड देन टिश्यूज में जो टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि एल्वोलियाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, तो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे एल्वोलियाई के अंदर क्रिएट होता है, जिसकी की वजह से जो CO2 है वो वापस से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है। और वहीं पे टिश्यू स्पेसेस में भी यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर काफी कम है, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और ऑक्सीजन जो है टिश्यू स्पेसेस में भी ब्लड से निकल करके टिश्यूज में जाती है। एंड देन हम यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं कि कैसे जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमारा ये कि एल्वोलियल एयर के बारे में कहा गया है कि हम इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। तो इंस्पिरेशन जो हम करते हैं वो एयर भी एल्वोलियाई में जाके इकट्ठा होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व होकर आती है वो एयर भी एल्वोलियाई स्पेस में ही रहती है आफ्टर द एक्सचेंज। देन एल्वोलियल एयर में हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg। सांस लिया एल्वोलियाई में, इस प्रेशर के ऊपर दोनों गैसेस आ गए। एंड देन जो है यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट से लंग्स में आती है, लंग्स में आती है तो यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, तो जो CO2 है इस ब्लड से निकल करके वापस से एल्वोलियाई में जाता है, क्योंकि CO2 की कंसेंट्रेशन इस ब्लड में ज्यादा है और एल्वोलियाई स्पेस में कम है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी छोटी छोटी कैपिलरीज रहती हैं जो कि बहुत सारी एल्वोलियाई को सराउंड करती है। यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है तो एक ही दिखाई गई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी एल्वोलियाई होती है और इस ब्लड वेसल से बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज निकल के इस एल्वोलियाई को सराउंड करती हैं, ठीक है।
तो यहाँ से CO2 का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे CO2 ज्यादा है पल्मोनरी आर्टरी में, तो CO2 निकल के एल्वोलियाई में जाएगा। और क्योंकि अब जो है ऑक्सीजन का प्रेशर जो है इस ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से एल्वोलियाई स्पेस से वापस जो है वो ब्लड में आएगी। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ और ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वापस से हार्ट में आएगा, और हार्ट में आने के बाद उसका फिर से एक बार पंपिंग होगी इस ब्लड की, और ये ब्लड जो है पंप होके वापस से पूरी बॉडी में जाएगा, टिश्यू स्पेसेस में जाएगा, जहां की इस ब्लड में डिसॉल्व ऑक्सीजन टिश्यूज के द्वारा जो है यूज होंगी अपनी वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए। और जब ये टिश्यू अपनी वाइटल एक्टिविटीज करेंगी, अपना जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेंगी, तो उसमें CO2 एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, और फिर वो CO2 वापस से ब्लड में आएगा और ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा वापस से, और वापस से फिर वो हार्ट में जाएगा जहां पे उसकी रीपंपिंग होगी, वापस से वो पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, और ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो जो ब्लड यानी हम कहते हैं कि हार्ट से सीधे लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस से हार्ट में आता है, इतना, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये लंग्स में होता है, इस वजह से इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। वहीं पे ये जो सर्कुलेशन ये वाला पूरा बॉडी में, ठीक है, ये पूरा सर्कुलेशन इंक्लूडिंग योर ब्रेन, ठीक है, इस पूरे सर्कुलेशन के सर्किट को हम सिस्टेमिक आर्टरी या सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टेमिक आर्टरी आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 95 mmHg है और CO2 का प्रेशर 40 mmHg है। तो क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर इसमें ज्यादा है, टिश्यू स्पेसेस में ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, तो यहाँ से जो CO2 है, O2 है, वो डिसोसिएट होके टिश्यू स्पेसेस में जाएगी, और टिश्यू स्पेसेस में से जो CO2 है वो ब्लड के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वापस से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन जो है टिश्यू के अंदर गई। ठीक है, ये टिश्यू दिखाया गया है, ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यू के अंदर गई। ठीक है, और CO2 जो बना है टिश्यू के अंदर वो वापस से ब्लड में डिसॉल्व हो गया, और ये CO2 को लेकर के ये ब्लड जो है वापस से सिस्टेमिक वेन के थ्रू जो है वापस से हार्ट में जाएगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपके ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहता है वो 95 mmHg रहता है, CO2 का 40 रहता है। वहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों को याद कर सकते हो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर बराबर रहता है। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का प्रेशर 40 रहता है, वहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 रहता है। तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का प्रेशर 40 है। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको पता है कि CO2 का प्रेशर कम होता है, तो CO2 का प्रेशर 40 होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर 95, तो यहाँ 55। ठीक है, 95 ऑक्सीजन का प्रेशर, 95 याद कर सकते हो, 40 याद कर सकते हो, एंड 95 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 45। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, देन इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 95, देन इट इज 45। तो दिस वे यू कैन रिमेम्बर दीज फिगर्स। ओके, देन अब ये ब्लड वापस से सर्कुलेशन के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखा आपने प्रेशर ग्रेडियंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट को हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं कि हम प्रेशर ग्रेडियंट क्यों पढ़ते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, क्यों जानना चाहते हैं कि प्रेशर की वजह से यहाँ से वहां जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है ये फिनोमेना। ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टिश्यूज में जो है ऑक्सीजन का जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। तो जब तक हम ये पार्शियल प्रेशर और प्रेशर ग्रेडियंट और जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट या कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में नहीं जानेंगे, तो ये सब चीजें हमें कैसे समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये रीजन है ये सब स्टडी करने का। So a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli। ठीक है, तो इसी तरीके से CO2 के लिए भी ग्रेडियंट प्रेजेंट रहता है कि जहां पे जो CO2 है वो कम है, वहां पे और ज्यादा CO2 आएगा। ठीक है,
तो इसी वजह से CO2 का भी डिफ्यूजन या एक्सचेंज हो जाता है. ओके, एंड देन एज द solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of O2. ठीक है, तो क्योंकि अब जो CO2 है उसकी solubility ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है, तो पर यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, जितना हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि CO2 के पार्शियल प्रेशर में उतना डिफरेंस कहीं पे भी नहीं आया, 40, 40, 45, ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट नहीं उसमें क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर भी CO2 का एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 40 था प्रेशर, यहाँ 45 ही प्रेशर हुआ, ठीक है, और यहाँ पे भी CO2 का प्रेशर 40 था, जबकि ऑक्सीजन के प्रेशर में काफी जो फ्लक्चुएशन हुआ, यहाँ पे 104 है, फिर यहाँ 95 है, एंड देन यहाँ 40 है. ठीक है, तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी जो ब्लड है, प्लाज्मा या ब्लड के जो है उसमें ज्यादा है सॉल्युबिलिटी, तो इस वजह से एक यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से भी वो कई ज्यादा टाइम्स जो है अपना काम चला ले रहा है, वो काफी तेजी से डिफ्यूजन कर पा रहा है. ठीक है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium alveolar capillaries and the basement substance. तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो कह रहे हो कि आप उसमें 3 लेयर्स है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे अंदर जो है एल्वोलियर कैविटी है जिसके अंदर की एयर भरी रहती है. ठीक है, और इसी के अंदर CO2 भी आती है, ऑक्सीजन भी आती है आफ्टर द एक्सचेंज. एंड देन इसकी जो लेयर है इसको हम स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलियर वॉल 1 सेल थिक, ये 1 सेल थिक होती है और इसको हम एपिथेलियम कहते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, स्क्वायर शेप होती है इसलिए स्क्वामस एपिथेलियम. उसके बाहर ये जो आप येलो कलर का फ्लूइड लाइक सब्सटेंस देख रहे हो इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, या बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं. ओके, तो ये एक बेस का प्रोवाइड करती है, बेस टाइप का सब्सटेंस है. ठीक है, सीमेंटिंग एक्शन का इसका रोल है. एंड देन ये जो आप देख रहे हो ये ब्लड, जो ब्लड का जो लेयर होता है, जो ब्लड की जो सेल होती है, ब्लड वेसल की जो सेल होती है उसको हम एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी कह रहे हैं. ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरी यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी सेल्स को हम एंडोथेलियम कहते हैं. तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और ये इसके अंदर ही जो है हमारा ब्लड फ्लो होता है. ये आप रेड ब्लड सेल देख रहे हो, ये RBC है, ये इसके अंदर फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है. तो ब्लड कैपिलरी की जो वॉल होती है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं. एंडोथेलियम से ये वॉल बनी रहती है. वहीं पे जो एल्वोलियर कैविटी है उसकी जो वॉल बनी रहती है वो एपिथेलियम की बनी रहती है. और इन दोनों के बीच में ये येलो कलर का जो सब्सटेंस देख रहे हो जिसको मैंने रेड किया, ये जो है ये एक बेसमेंट सब्सटेंस है. देन इन्हीं तीनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है हमारा एयर का डिफ्यूजन होता है. जो भी हमारे CO2, O2 का जो भी डिफ्यूजन होता है वो इन्हीं तीनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है. ओके, देन द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलियाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलियर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries. Okay, in between them, however, its total thickness is much less than a millimeter. तो इतना सब कुछ है लेकिन इसकी टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है. इन तीनों की थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli. ठीक है, तो क्योंकि अब देखिए ये सारे फैक्टर्स जैसे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, ऑक्सीजन और CO2 की सॉल्युबिलिटी, एंड देन इन मेम्ब्रेन्स का बहुत ज्यादा थिन होना, ये सारे ही चीजें जो है वो ऑक्सीजन और CO2 के डिफ्यूजन को सपोर्ट करती हैं. और इसी तरीके से मतलब जैसे कि हमने कहा कि ये हमने हाइपोथेसिस दी कि ऐसे होता होगा, ऐसे ब्लड का डिफ्यूजन होता होगा. ठीक है, तो इन सारे चीजों को हमने चेक किया कि वेदर द कंडीशंस नेसेसरी इफ वी आर हाइपोथेसाइजिंग सम पॉइंट्स और सम थ्योरी, सो उसके लिए रिक्वायर्ड जो चीजें हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स में है कि नहीं है. तो हमने चेक किया कि जो है CO2 और ऑक्सीजन का प्रेशर भी उस स्टैंडर्ड पे खरा उतर रहा है. एंड देन जो CO2 और O2 की सॉल्युबिलिटी है वो भी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से है. एंड देन जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है उस डिफ्यूजन को होने के लिए
वो भी उसी स्टैंडर्ड में फिट बैठ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये जो हाइपोथेसिस था कि इस तरीके से ब्लड का जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता होगा ब्लड से और टिश्यूज के बीच में, तो वो इस तरह के हमने पाया कि ऐसे ही होता होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट्स और एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can ask me by commenting in the comment section. I genuinely follow your comments and do write to me. Thank you so much.